माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं और लिक्विड स्टेट में हमने पिछली क्लास में गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा और उसकी वो किसने दिया, उसको बाद में डेवलप किसने किया, उसकी पोस्टुलेट क्या है और उसका जो समीकरण है वो किस प्रकार से ड्राइव करते हैं, इसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अणुगति समीकरण से गैसों के नियमों की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको दो नियम बताए थे, बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम, कि उनकी व्युत्पत्ति जो है वो कैसे कर सकते हैं। बॉयल्स के नियम का जो है उसमें आपने देखा कि अणुगति समीकरण के अनुसार क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn v², और इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 1/3 mn v² इंटू 2 तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 mn v², और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू औसत गतिज ऊर्जा। अब अणुगति सिद्धांत की अभिकृत ग्रहित द्वारा औसत गतिज ऊर्जा जो होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा 1/2 mn v² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या हम ये कह सकते हैं कि 1/2 mn v² इज इक्वल टू हो जाएगा kT। तो उपरोक्त समीकरण जो है वह 1 व 2 द्वारा हमारे पास हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mn v²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 kT, और जो 1/2 mn v² जो है वो kT के बराबर हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर जो होगा पी है वो स्थिरांक के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो 2/3 ये भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। तो अगर स्थिर ताप हो और जो अणुओं की संख्या है वो n हो तो हमारे पास बॉयल्स के नियम आ जाएगा और उसका गणितीय रूप हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा आता है चार्ल्स का नियम। समीकरण 3 के अनुसार हमने जो समीकरण 3 है उसमें दे रखा पी वी इज इक्वल टू 2/3 kT, या v बराबर हो जाएगा 2/3 p इंटू के टी। स्थिर दाब पर क्या हो जाएगा, v बराबर स्थिरांक हो जाएगा इंटू टी, तो v/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और स्थिर दाब व स्थिर n अणुओं की संख्या स्थिर हो तो हमारे पास v/t जो है वो स्थिरांक हो जाएगा, और यही चार्ल्स का नियम है। उसके बाद आता है थर्ड जो है वो आदर्श गैस समीकरण, और आदर्श गैस समीकरण जो है वो आप जानते हो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और समीकरण 3 जो है हमारे पास पिछले जो हमने पढ़ा है उसमें है पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। यदि 2/3 के बराबर आर हो तो हमारे पास हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, जो कि 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण है। यदि हमारे पास गैस ऐसी हो जिसमें n मोल हो तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यही आदर्श गैस समीकरण है। अब हम चौथा जो है वो एवोगैड्रो का नियम प्राप्त करते हैं, तो वो है कैसे हम एवोगैड्रो जो नियम है वो अणुगति सिद्धांत द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या अणुगति समीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। माना दो गैसें हैं, फर्स्ट व सेकंड, दाब पी है व आयतन वी है, कि समान परिस्थितियों में दोनों गैसों के लिए अणुगति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1n1v1², जो समीकरण 6 में दिया गया है। जबकि दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 m2n2v2², जो समीकरण 7 में दिया गया है। तो समीकरण 6 व 7 से हम ये लिख सकते हैं 1/3 m1n1v1² इज इक्वल टू 1/3 m2n2v2²। यदि दोनों गैसों का समान ताप हो तो उसे उनकी जो गतिज ऊर्जा भी समान होगी, तो हमारे पास समीकरण होगा 1/2 m1v1² इज इक्वल टू 1/2 m2v2²। अब समीकरण 8 व 9 का हम भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 m1n1v1² अपॉन 1/2 m1
V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2n2 V2 स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 V2 स्क्वायर। अब जो कट रहा है उससे काट देंगे, बाकी बचा हुआ हम लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, और यही अवोगैड्रो का नियम है। ठीक है, अवोगैड्रो का नियम हमने पहले ही पढ़ा है। आप जानते हो अवोगैड्रो का नियम क्या है कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में समस्त गैसों के समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। या हम ये कह सकते हैं किसी गैस के एक मोल में विद्यमान अणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं किसी गैस के एक मोल का आयतन उतना ही होगा जितना ताप व दाब की समान परिस्थितियों में किसी भी अन्य गैस के एक मोल का आयतन हो। तो ये यहाँ से ये प्रूव होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डाल्टन का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, माना KE1 स्क्वायर, KE2 स्क्वायर, KE3 स्क्वायर एंड सो ऑन आदि गतिज ऊर्जा वाली विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, तो गतिज ऊर्जा समीकरण के अनुसार मिश्रण की कुल गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी KE बराबर हो जाएगा KE1 स्क्वायर प्लस KE2 स्क्वायर प्लस KE3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 एंड सो ऑन। या अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 हाफ mnv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1n1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2n2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3n3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अणुगति समीकरण के अनुसार पी वी इज इक्वल टू जो होता है वो 1/3 mnv स्क्वायर होता है। तो पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 × 1/3 mnv स्क्वायर। तो 3/2 पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mnv स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण 11 व 12 से। तो 3/2 पी वी इज इक्वल टू 3/2 P1V प्लस 3/2 P2V प्लस 3/2 P3V एंड सो ऑन। चूँकि समस्त गैस एक ही पात्र में है अतः सबके लिए V का मान समान है, तो हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो ग्राम के विसरण का नियम। ग्राम के विसरण का नियम प्राप्त करने के लिए हम अणुगति समीकरण से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं अणुगति समीकरण क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnv स्क्वायर अथवा पीवी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M जो है वो स्मॉल m इंटू स्मॉल n के बराबर है, जो गैस का कुल द्रव्यमान है। क्योंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m होता है। तो हम ये रख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3pv अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा 3p/d। और हम जानते हैं d इसलिए रखा है कि d जो डेंसिटी होती है वो मास बाई वॉल्यूम के बराबर होती है। अगर हम v बराबर देखें तो हमारे पास आ जाएगा √3p/d। चूँकि विसरण की दर अणुओं के वेग पर निर्भर करती है तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी v। तो r बराबर हो जाएगा √3p/d। तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/√d स्थिर दाब पर। तो R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा √d2/d1, और यही ग्राम का विसरण नियम है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट गतिज ऊर्जा एवं ताप। अणुगति समीकरण से किसी अणु की गतिज ऊर्जा एवं ताप में संबंध को भी ज्ञात किया जा सकता है। किसी अणु की गतिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर बराबर होती है। अणु गति समीकरण द्वारा पीवी जो होता है वो 1/3 mnv स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2/3 n इंटू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/3 n इंटू गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 3pv/2n। आदर्श गैस समीकरण pv इज इक्वल टू nRT से pv/n इज इक्वल टू RT। तो हमारे पास आ जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर
3/2 RT, क्योंकि PV/N बराबर होता है RT, वो 1 मोल गैस के लिए हो जाएगा। अगर हमारे पास N मोल गैस हो तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 3/2 nRT के बराबर हो जाएगी। अर्थात गतिज ऊर्जा जो है वह ताप के समानुपाती होती है। अर्थात किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार के नियम प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो है क्लास में आदर्श गैस समीकरण की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, आदर्श गैस आचरण से विचलन पढ़ेंगे, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, गैस आदर्श गैस आचरण में विचलन के जो कारण क्या क्या होंगे उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर वॉन डेर वाल्स समीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।